नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आरआरबी कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए हमारा जो जीके जीएस का महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है, जिसमें आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं कि आपका सेट नंबर 11। तो प्यारे साथियों, ये क्लास आपका आने वाले जितने भी एग्जाम है जहां पर आपका जीके जीएस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए क्लास आपका काफ़ी मददगार साबित होने वाला है, जो कि आपका यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्लास इसीलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्यारे साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं साथियों। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नई दिल्ली का लोटस टेम्पल किस देश के वास्तुकार द्वारा आपका क्या किया गया है, रूपांकित किया गया है। ये आपको बताना है कि दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है उसके वास्तुकार कौन थे, ये आपको बताना है। तो कौन हो जाएगा साथियों, ये कौन सा देश का वास्तुकार थे, आइए इसके बारे में देख लेते हैं साथियों। तो ये हो जाएगा आपका दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है वो ईरान के वास्तुकार के द्वारा आपका क्या किया गया था, आपका रूपांकित किया गया था। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। जो लोटस टेम्पल है, लोटस टेम्पल को एक वास्तुकार का नाम यहाँ पर क्या है, फरीबुर्ज सभा द्वारा आपका डिजाइन किया गया था, जो ईरान से संबंधित रखते थे। यह दुनिया भर में बने 7 प्रमुख बहाई मंदिरों में से क्या है, अंतिम है। उसके बाद आकृति कमल का फूल है, इसका जो आकृति है कमल का फूल का आकृति का है। और लोटस टेम्पल को देखा जाए तो लोटस टेम्पल वर्ष 1986 को बनाया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी संरचना शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से बनी है। जो लोटस टेम्पल है शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। वास्तुकार की बात करें तो फरीबुर्ज सभा ने कमल को हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और भाई मंदिर, जैन धर्म और इस्लाम के प्रतीक के रूप में चुना है। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है साथियों। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्री डेस को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला है। ये आपको बताना है कि कौन सा अर्थशास्त्री थे जो कि 1998 में जिसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अभिजीत विनायक मुखर्जी हो जाएगा, बनर्जी हो जाएगा आपका सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर सॉरी आपका क्या हो जाएगा साथियों, आपका अमर्त्य सेन हो जाएगा सही उत्तर, जो कि अर्थशास्त्री थे जिन्हें आपका 1998 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आइए आगे देख लेते हैं इसके बारे में साथियों। अमर्त्य सेन एक भारतीय अर्थशास्त्री और क्या थे, ये दार्शनिक भी थे। और वह वर्तमान में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर भी के रूप में भी सेवारत है। यह भी आपको ध्यान रखना है। वह अर्थशास्त्र में पहले एशियाई और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। कौन, ये अमर्त्य सेन। और यहाँ पर देख सकते हैं कि 1999 में इसे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। तो ये इसीलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इनके द्वारा जो उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट जो कार्य है यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं। आइए इसके बारे में आगे कुछ हम लोग का डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं कि 2022 में सभी नोबेल पुरस्कार विजेता के यहाँ पर सूची दिया गया है। 2022 में कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यहाँ पर आपका देख सकते हैं। फिजिक्स के क्षेत्र में कितने व्यक्तियों को दिए गए हैं, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा में कौन, स्वांतो पावे है। साहित्य के क्षेत्र में कौन है, एनक्स है। शांति के क्षेत्र में कौन हो जाएगा साथियों, शांति के क्षेत्र में एलेक्स बिलियात्स्की मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को मिला है। और राजशास्त्र के क्षेत्र में देखा जाए तो बेन बानानके और डगलस डायमंड और इधर फिलिप डाइविंग, ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट 2022 में मिलने वाले जो नोबेल पुरस्कार विजेता।
आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में विदेशी पूंजी के प्रभाव की विधि है, ये आपको बताना। तो विदेशी पूंजी की विधि का प्रभाव क्या है साथियों? आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जा सकते हो? जो विदेशी पूंजी के प्रभाव की विधि है ये आपका एनआरआई खाते हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। जो एनआरआई है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? भारत में आने वाले विदेशी पूंजी के रूप में एनआरआई जमा शामिल है, जो लाभदायक विदेशी मुद्रा खातों में बनाए जाते हैं। ये आपको कुछ इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको एक बार देख लीजिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है साथियों? यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसको देख सकते हैं, जो कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है। यह सच है कि एफडीआई किसी देश में विदेशी पूंजी का प्रभाव है, लेकिन एफडीआई को एनआरआई खाते के माध्यम से ही क्या है चैनलाइज किया जाता है। इसीलिए यह क्या है चिन्हित सबसे उपयुक्त उत्तर एनआरआई खाते हैं, ना कि एफडीआई। ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? आइए देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि अंटार्कटिका में सबसे तेज एकल इसकी पार करने का रिकॉर्ड बनाने वाले ब्रिटिश सिख महिला कौन है, ये आपको बताना है। तो ब्रिटिश सिख महिला कौन है जिसने सबसे तेज एकल इसकी पार करने का रिकॉर्ड बनाया? तो कौन हो जाएगा साथियों इसका सही उत्तर? आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरप्रीत चंडी हो जाएगा सही उत्तर, जो कि ब्रिटिश सिख महिला हरप्रीत चंडी AKS पोलरप्रीत ने अंटार्कटिका सबसे तेज एकल इसकी पार करने का क्या बनाया, अपने नाम कीर्तिमान हासिल किया है। जिन्होंने यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 दिन 13 घंटे और 19 मिनट में कितना किलोमीटर आपका पार किया है। तो 1130 किलोमीटर की दूरी तय करके अंटार्कटिका में अकेले इसकी करने वाले सबसे तेज महिला बन गई है। ये आपको इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि भागीरथी और अलकनंदा का संगम क्या कहलाता है? तो साथियों भागीरथी और अलकनंदा का संगम जो है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा देवप्रयाग कहलाता है, भागीरथी और अलकनंदा का संगम। आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। ये आपका इम्पोर्टेंट स्लाइड है साथियों, जो कि आपका डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं जैसे भागीरथी और अलकनंदा का संगम को क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है, जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और देवप्रयाग को पवित्र शहर के रूप में भी जाना जाता है। आगे चलते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमारा है, यहाँ पर जो अलग अलग जो संगम है उसको क्या क्या कहलाता है। जैसे विष्णुप्रयाग किसका किसका संगम है? तो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम को क्या कहलाता है? हमारा कहलाता है विष्णुप्रयाग अलकनंदा और धौली गंगा नदियों के संगम को। और नंद प्रयाग की बात करें साथियों, तो नंद प्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी हो जाएगा। नंदाकिनी हो जाएगा नंद प्रयाग। इससे आपको ध्यान रखना है, अलकनंदा सभी में है और यहाँ पर आपको नंदा आएगा तो नंद प्रयाग। यहाँ पर आगे देख लेते हैं, रुद्रप्रयाग पर चलते हैं तो अलकनंदा इसमें भी आएगा और मंदाकिनी आएगा तो रुद्रप्रयाग हो जाएगा, और नंदाकिनी आ जाएगा तो नंद प्रयाग, और धौली गंगा आ जाएगा तो विष्णुप्रयाग। ये आपको इम्पोर्टेंट है। और देवप्रयाग एवं महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो हर साल बड़ी संख्या में पर्यटकों और भक्तों को आकर्षित करता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है। आइए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या साथियों? अगला क्वेश्चन हमारा है कि WPL 2024 में फाइनल का खिलाड़ी किसे चुना गया है? इसका मतलब बोला जा रहा है कि फाइनल में जो बेस्ट प्लेयर है, यानी कि मैन ऑफ द फाइनल में जो हमारा जो बेस्ट प्लेयर है उसके हिसाब से आपको बताना है कि 2024 का जो WPL यानी कि महिला का जो ये WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2024 में फाइनल खिलाड़ी का आपको नाम बताना है। तो क्या हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा आपका सोफी मेलोनिक्स हो जाएगा सही उत्तर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं
सोफी मेलोनिक्स, जिसको यहाँ पर फाइनल में आपका मैन ऑफ द मैच चुना गया है, ये अभी आपको ध्यान रखना है। और जिसमें हाई स्टेक गेम में उसके महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित किया गया है और अपने प्रदर्शन से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के दिल्ली कैपिटल पर जीत में अहम योगदान रहा है। आइए अब आगे इसके बारे में देख लेते हैं साथियों कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, जैसे कि विजेता कौन रहा, तो विजेता हमारा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रहा और उपविजेता दिल्ली कैपिटल। ऑरेंज कैप किसको मिला, तो एलिस पेरी को मिला। सर्वाधिक रन बनाने वाली कौन थी, तो एलिस पेरी थी। उसके बाद पर्पल कैप जिन्होंने सर्वाधिक विकेट चटकाए थे WPL में, तो श्रियंका पाटिल हो जाएगा। और उसके बाद दीप्ति शर्मा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर दीप्ति शर्मा थी। इमर्जिंग प्लेयर जो है ये श्रियंका पाटिल। और उसके बाद बेस्ट कैच जो है ये संजना को दिया गया है। और उसके बाद बेस्ट स्ट्राइक रेट जो है ये बेस्ट स्ट्राइक रेट का अवार्ड जो है किसके मिला, ये जॉर्जिया बियरहैम को मिला है। और फेयर प्ले अवार्ड मिला है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु को। और प्लेयर ऑफ द फाइनल जो है सोफी मेलोनिक्स को मिला है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो सुनंदा नायर जो है ये आपका कौन सा नृत्य शैली से आपको प्रदर्शन से संबंधित है, प्रसिद्ध है, तो ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा मोहिनी अट्टम से संबंधित है। कौन, ये हमारा जो नायर सुनंदा नायर है, ये कौन सा नृत्य से संबंधित जो प्रसिद्ध कलाकार है, तो ये हो जाएगा मोहिनी अट्टम से संबंधित है। आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं साथियों। मोहिनी अट्टम में यहाँ पर क्या है, वह मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली पहली क्या है छात्रा थी। और आगे क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है उन्होंने ग्लोबल मन्नम अवार्ड, नृत्य सेवा मणि अवार्ड और कई प्रकार के जो अन्य पुरस्कार उनके द्वारा जीते गए हैं। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भारत में 2 प्रकार के नृत्य हैं, एक शास्त्र और एक है लोक नृत्य। आइए अब यहाँ पर टोटल अगर शास्त्र नृत्य के बारे में बात करें तो साथियों टोटल हमारे जो शास्त्र नृत्य है उसकी संख्या कितनी है, उसकी संख्या आपका 8 है। क्या क्या है आइए देख लेते हैं, जैसे भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, शास्त्रीय, मणिपुरी और मोहिनीअट्टम। इस प्रकार से जो है आपका 8 क्या है, 8 आपका शास्त्रीय नृत्य है और जो बाकी जो है आपका लोक नृत्य है। लोक नृत्य संबंधित समुदाय में किए जाते हैं। प्रत्येक समुदाय या राज्य का अपना लोक नृत्य होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ये आपको बताना है। तो साथियों ब्रह्मपुत्र जो नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है साथियों, तो उसका उद्गम स्थल हो जाएगा आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है उसका सही उत्तर, जो कि कैलाश श्रेणी में स्थित है। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। जो कैलाश श्रेणी का ये कुछ अजीबो नाम है यहाँ पर, जैसे कि आप देख सकते हैं कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कौन सा श्रेणी का है, ये कैलाश श्रेणी का है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास जो है आपका चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कैलाश श्रेणी का, और इसे जो है सियांग या दिहांग के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के सदिया शहर में पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। और सहायक नदियाँ के बारे में बात करें तो यहाँ पर दिबांग हो जाएगा, लोहित हो जाएगा, सियांग हो जाएगा, बूढ़ी, दियांग, तीस्ता और धनसिरी हो जाएगा जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं साथियों, ये आपका इम्पोर्टेंट है। सहायक नदियों के बारे में बात करें तो ब्रह्मपुत्र के सहायक नदी दिबांग, लोहित, सियांग, बूढ़ी, दिहांग, तीस्ता और धनसिरी। आइए अब आगे देख लेते हैं। इसे तिब्बत में सांगपो और चीन में क्या कहा जाता है, यारलुंग कहा जाता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। इसे तिब्बत में क्या कहा जाता है, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है और चीन में यारलुंग के नाम से, यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। और नदी धुबरी के नीचे असम को पार करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहाँ नदी को
जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बांग्लादेश में जिसे पार करती है उसके बाद ये किस नाम से जानी जाती है, तो ये जमुना के नाम से जानी जाती है। और यह कितना किलोमीटर है कि कितना किलोमीटर तक बहती है, तो 337 यानी कि 337 किलोमीटर तक ये बहती है यमुना के नाम से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए एक नज़र यहाँ पर देख सकते हैं, जो ये निकलती है कहाँ से, ये निकलती है आपका कहाँ से निकलती है साथियों, तो आइए देख लेते हैं इसका उद्गम स्थल जो है। इसका उद्गम स्थल है साथियों आपका मानसरोवर झील के पास आपका कैलाश श्रेणी। तो कैलाश श्रेणी से यहाँ पर निकलती है आपका ब्रह्मपुत्र, और कहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से उद्गम स्थल ऐसे ऐसे होकर आपका आकर आपका बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में जाकर आपका मिल जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। जो हमारा नदी है और उसका उद्गम स्थल है, जो प्रमुख नदियां हैं, जैसे गंगा। गंगा कहाँ से निकलती है, तो गंगा गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर आपका मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र निकलती है कहाँ से, तो ब्रह्मपुत्र आपका चिमायुंगडुंग बंगाल की खाड़ी में जाकर ये भी मिलती है। और गोदावरी पर बात कर लेते हो, त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये भी जाकर मिलती है। उसके बाद आपका कृष्णा कहाँ से, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में ये भी जाकर आपका मिल जाती है। तो ये भी आपका जो इम्पोर्टेंट जो नदियां हैं इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है, बहमानी शासक तजाउद्दीन फिरोज ने निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक की बेटी से विवाह किया था, ये आपको बताना है। कि बहमानी शासक जो तजुद्दीन फिरोज था, ये विजयनगर साम्राज्य का कौन से शासक का बेटी से आपका विवाह किया था, तो आइए देख लेते हैं साथियों इसका सही उत्तर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों देवराय प्रथम की बेटी। कौन हो जाएगा, ये देवराय प्रथम की बेटी के साथ जो है विवाह किया था, जो विजयनगर साम्राज्य का एक शासक हुआ करता था। आइए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि तजाउद्दीन बहमनी के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन साथ है, और कृष्णदेवराय जो है ये तुलुप साम्राज्य से संबंधित है। साहित्य और कला का महान संरक्षक जिन्हें आंध्रा भोज के नाम से भी जाना जाता है कृष्ण देवराय को। और देवराय प्रथम के बारे में देख लेते हैं। तो ये संगम वंश से संबंधित है, और होसपेट के पास मल पंगोड़ी में मल्लिकार्जुन मंदिर का आपका निर्माण भी कराया गया था देवराय प्रथम के द्वारा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस डेज को मनाया जाता है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है साथियों, तो ये मनाया जाता है आपका 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और यह दिवस आर्थिक योजना और सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान के रूप में ये मनाया जाता है। कौन, ये राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस आपका 29 जून को। आइए अब आगे चलते हैं। आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो घटना है और उसके दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं 22 जून को विश्व वर्षावन के दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 जून को। और 15 जून को क्या नाम से, ये मेघना काटा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 28 जून को राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे चलते हैं साथियों। 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। जो 103वां संविधान संशोधन है ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा हमारा आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, यानी कि EWS से संबंधित है। कौन सा, ये 103वां संवैधानिक संशोधन। आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। जो आर्थिक आरक्षण जो है ये 103वां संवैधानिक संशोधन है, और आर्थिक स्थिति के आधार पर आरक्षण की शुरुआत करी गई थी। और इनसे संबंधित और इसने संविधान में अनुच्छेद 15 का 6 और अनुच्छेद 16 का 6 को जोड़ा, जो
क्या है, अनारक्षित श्रेणी में आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्या है साथियों, अगला हमारा है, यहाँ पर देख लीजिए कुछ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर शिक्षा का अधिकार जो है यानी कि RT राइट टू एजुकेशन जो है 2009 में बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए अनुच्छेद 21 के 1 के अंतर्गत ये आता है। और 23-24 के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, मानव और भिखारी में जो क्या है, तस्करी उन्मूलन और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार और कारखाना में जैसे खतरनाक नौकरियों के लिए उन्मूलन के प्रावधान का क्या करता है, आपका प्रदान करता है 23-24। अब भारत में महिलाओं के लिए स्थानीय चुनावों में आरक्षण वर्तमान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा आइए देख लेते हैं। क्या है, बोला जा रहा है कि अंजू बॉबी जॉर्ज निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है साथियों। तो अंजू बॉबी जॉर्ज जो है ये कौन से खेल से संबंधित है, तो ये हो जाएगा एथलेटिक्स से संबंधित है अंजू बॉबी जॉर्ज। आइए अब इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं साथियों। जो अंजू बॉबी जॉर्ज है भारतीय एथलीट है और अंजू बॉबी जॉर्ज जो है 2003 में पेरिस विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में लंबी कूद में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। ये आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और उपलब्धि के साथ वह एथलेटिक्स में 6.70 मीटर की छलांग लगाते हुए विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट भी बन गई थी अंजू बॉबी जॉर्ज। कब, 2003 में पेरिस ओलंपिक में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जो प्रसिद्ध खिलाड़ी, मुक्केबाजी खिलाड़ी के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, मोहम्मद अली, विजेंदर सिंह, मेरी कॉम, ये जो है ये सारा मुक्केबाजी से संबंधित है। और निशानेबाजी के बारे में देख लेते हैं। मनु भाकर हो जाएगा, सौरभ तिवारी हो जाएगा, तुषार माने, ये निशानेबाजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्लेयर हैं। आइए अब आगे देख लेते हैं साथियों। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI की स्थापना कब हुआ था। तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI का स्थापना जो है, इसका स्थापना हुआ था साथियों 1984 को हुआ था। यह भी आपको ध्यान रखना है, 1984 को हुआ था। आइए अब इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं। जो SAI है उसका स्थापना 1984 को हुआ था और युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की, ये आपको बताना है। तो कौन सा समिति है जो मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की है साथियों। तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सही उत्तर साथियों आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जो है यह मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सिफारिश किया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। आइए अब इसके बारे में देख लेते हैं साथियों। सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति है ये आपका किससे संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 11वें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 का ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आगे यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ये जोड़ा गया है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा यानी कि USSR से मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य आपका USSR से लिया गया है यानी कि रसिया से लिया गया है। अब मौलिक कर्तव्य कितने हैं साथियों, तो मौलिक कर्तव्य हमारे अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब 11 मौलिक कर्तव्य क्या क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, स्वतंत्रता संग्राम के आदेशों का पालन करना। उसके बाद क्या है, भारत में संप्रभुता अखंडता का रक्षा, देश की रक्षा करे और आह्वान करने का राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। अगला क्या है, सामान्य भाईचारे की भावना, समग्र संस्कृति और संरक्षण करे, प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करे। और क्या है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे।
उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। और अगला क्या है लास्ट हमारा, माता पिता अभिभावकों को अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को स्कूल भेजना अनिवार्य है। ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट जो है मौलिक कर्तव्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो 11 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह की जो कमेटी है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया है आपका संविधान। मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में है साथियों, तो 51 का ए में आपका मौलिक कर्तव्य आपका शामिल है, जो कि आपका यूएसएसआर यानी कि रसिया से लिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि थॉमस कप क्या है साथियों, तो थॉमस कप जो है एक द्विवार्षिक क्या है आयोजक है, यानी कि थॉमस कप जो है आपका प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जो है ये क्या होता है आयोजित किया जाता है ये थॉमस कप। आइए अब इसके बारे में देख लेते हैं। थॉमस कप जो है, थॉमस कप एक द्विवार्षिक क्या है प्रयोजक है, जो कि यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर ये 2 वर्ष में एक बार क्या जाता आयोजित किया जाता है। और बैडमिंटन वर्ल्ड कप फेडरेशन यानी कि BWF द्वारा आयोजक किया जाता है। और थॉमस कप जो है ये टूर्नामेंट 1948-49 में आयोजित किया गया था पहली बार, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं साथियों। आगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो दिया गया है कि ऑल इंडिया ओपन, मलेशिया ओपन, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्या है, ऑल इंग्लैंड ओपन, मलेशिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन और चाइना ओपन जैसे कई वार्षिक बैडमिंटन टूर्नामेंट है। ये कुछ आपका जो टूर्नामेंट है ये प्रत्येक वर्ष आपका खेला जाता है। इंग्लैंड ओपन, मलेशिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, चाइना ओपन। किसी कंपनी के वित्तीय प्रमाणों को ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि दिल्ली के निम्नलिखित क्या है मध्य युगीन शहरों में से कौन सा अपने संस्थापकों से सम्मिलित है, ये आपको बताना है। तो कौन सा संस्थापकों से सम्मिलित है साथियों, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा आपका, जो कि यहाँ पर जो मिलान किया गया है यहाँ पर सब एक दूसरे से रिलेटेड है। यानी कि सीरी एक किला जो है अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है और दीन पनाह हुमायूं से संबंधित है और महरौली जो है कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित है। तो इस प्रकार से जो आपका उपरोक्त तो सभी हो जाएगा सही उत्तर, जो कि यहाँ पर मध्य युगीन शहरों में से कौन अपने संस्थापक में से सम्मिलित है। तो दीन पनाह ये हुमायूं हो जाएगा, असीरी का किला अलाउद्दीन हो जाएगा और महरौली का कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस प्रकार से आपका सही उत्तर सही हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का क्या था संस्थापक था, ये आपका इम्पोर्टेंट है। और उन्हें लाख बख्श भी कहा जाता है जो, और वह खुद को सुल्तान नहीं कहता था। भारतीय इस्लाम वस्तुकर का संस्थापक भी माना जाता है किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। और महरौली का जो संस्थापक थे वो भी आपका कुतुबुद्दीन ऐबक थे। और चिश्ती सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था। और कुवात उल इस्लाम दिल्ली के कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित किया गया था, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। आइए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका संस्थापक और मध्य कालीन जो शहर है, यहाँ पर आपका ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं। जो महरौली का किला है, महरौली आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा संस्थापक। और सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक, जहाँपनाह हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोजशाह कोटला हो जाएगा फिरोजशाह तुगलक के द्वारा, दीन पनाह हुमायूं और जहानाबाद हो जाएगा शाहजहां के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट आपका स्लाइड बनता है साथियों। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या आइए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा पूछा जा रहा है साथियों कि दक्कन में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का 25% क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो मराठा के द्वारा जो भू राजस्व 25% जो है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है साथियों आपका चौथ कहलाता है। क्या आपका चौथ कहलाता है। दक्कनों में मराठों द्वारा एकत्रित भू राजस्व का कितना 1/4 क्या कहलाता है आपका चौथ कहलाता है।
आइए इसके बारे में यहाँ देख भारतीय उपमहाद्वीप में मराठा साम्राज्य द्वारा लगाया गया एक क्या है नियमित कर क्या था आपका चौथ था, और 18वीं सदी के शुरुआत में लगाया गया था ये इस प्रकार का जो टैक्स है। आइए अब आगे देख लेते हैं। आगे सरदेश मुखी का अगर बात करें तो सरदेश मुखी जो है चौथ के ऊपर 10% अतिरिक्त जो टैक्स है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपका सरदेश मुखी। इसकी शुरुआत आपका क्या है रामनगर के कोली महाराज सोम शाह की थी, राजा का सम्मान था। चौथ का अर्थ है संस्कृत में एक चौथाई, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं साथियों। विश्व मानव आत्मा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो विश्व मानव आत्मा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो साथियों ये विश्व मानव आत्मा दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये 17 फरवरी को मनाया जाने वाला जो है विश्व मानव आत्मा दिवस यहाँ पर देख सकते हैं। और आगे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आगे देख लेते हैं साथियों। जो 2003 में माइकल लेवी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट है साथियों। आगे चलते हैं साथियों। अगला हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग था। दीवान ए अर्ज जो विभाग था ये क्या था, आइए देख लेते हैं। तो ये दीवान ए अर्ज जो है ये आपका एक सैन्य था, क्या एक सैन्य विभाग था दीवान ए अर्ज। आइए अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये सल्तनत काल के दौरान दीवान अर्ज सैन्य विभाग था, ये आपको इम्पोर्टेंट है। और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है, जिससे दीवान ए कोई क्या था, एक कृषि विभाग था। और दीवान ए विजारत जो है वित्त और राजस्व विभाग था। विजारत का मतलब आपको वित्त और राजस्व। और दीवान ए रिसालत जो है धार्मिक मामलों का विभाग था। और मुस्त खराज जो है अवशिष्ट विभाग था। बंदगान गुलामों का विभाग था। और इंसा जो है शाही पत्राचार का विभाग था। और ये स्वराज जो है आपका धर्मार्थ विभाग था। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा है कि गांधी जी ने देश को प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था। तो कब दिया था करो या मरो का भाषण, तो ये 8 अगस्त 1942 को दिया था साथियों, जो कि करो या मरो का नारा था। चलिए अब आगे देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 यहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन का यहाँ पर क्या हुआ था, आपका शुरुआत हो गया था। और ग्वालियर टैंक मैदान में शुरू हो गया था, जिसमें मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी ये जाना जाता है। महात्मा गांधी ने यहाँ पर अपना प्रसिद्ध करो या मरो का भाषण दिया था, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया गया है। ये आपको इम्पोर्टेंट है साथियों। आइए अब आगे चलते हैं। अगला है कुछ महत्वपूर्ण भारतीय आंदोलन की सूची, यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या है। भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 को हुआ था। स्वदेशी का बहिष्कार 1905 में हुआ था। तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906, गदर पार्टी 1913, होम रूल लीग 1917, होम रूल लीग 16, चंपारण 17, खेड़ा सत्याग्रह 1918 को, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है 1918 को, रोलेक्ट एक्ट फरवरी 1919 को, असहयोग आंदोलन जो है 1920 को, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को। तो ये आपका इम्पोर्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि यदि एक पंचायत भंग कर दी जाती है तो चुनाव कितने समय के भीतर आयोजित किए जाते हैं, तो ये कितने समय के बाद किए जाते हैं, तो ये जो है ये आपका कितना हो जाएगा, 6 महीने के भीतर भीतर जो है ये आपको चुनाव जो है आपको करा लेना चाहिए। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 महीने के भीतर जो है आपको चुनाव जो है ये आपको करा लेना चाहिए। यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता तो विघटन की तारीख से 6 महीने के भीतर जो है चुनाव आपको किया जाना है। भारत में पंचायती राज शब्द जो है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को क्या करता है, दर्शाता है। और आगे देख सकते हैं कि बलवंत राय मेहता की सलाह के बाद स्थापित किया गया जो है 1957 भारत सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है। और इस समिति के तृतीय क्या है, पंचायत शासक जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद कुछ इम्पोर्टेंट है। और योजना का परिणाम स्वरूप जो है 1959 में राजस्थान में पहली बार पंचायती प्रणाली की शुरुआत की गई थी।
आगे देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति जो है यहाँ पर विफल क्या बोला जा रहा है कि इस विफलता को दूर करने के लिए अशोक मेहता समिति नामक एक नई समिति 1977 में दो स्तरीय क्या है स्तरीय शासन की योजना आपको प्रदान किया गया था। और दो स्तरीय योजना जिला परिषद और मंडल पंचायत थी एक। आगे देख लेते हैं साथियों। तो ये अगर देखा जाए तो इस संविधान संशोधन में नया भाग जोड़ा गया जो अर्थात आपका क्या है भाग 9 को पंचायत से जोड़ा गया था। ये आपको इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। और पंचायत का गठन के बारे में अगर देखा जाए तो पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद कितना 243 से लेकर 243 ओ के तहत आपका पंचायती राज्य जो व्यवस्था है यह त्रिस्तरीय ये आता है। पंचायती राज की अवधि जो है यहाँ पर देख सकते हैं अधिनियम के पंचायत के सभी स्तरीयों पर 5 वर्ष के कार्यकाल की व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है स्थापित की गई थी। तो क्या हो जाएगा 1919 के तहत जो आपका कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1919 को आपका स्थापित की गई थी। आइए देख लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति हो जाएगा सही उत्तर, जो कि 1919 में क्या गया था। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर बात करते हैं तो लोक लेखा समिति में आपका टोटल कितने सदस्य होते हैं। तो 22 सदस्य होते हैं, जो कि लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य समिति में राज्यसभा से होते हैं शामिल। इसके कार्यकाल के बारे में अगर बात करी जाए तो उस कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। एक मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। आगे चलते हैं साथियों। आगे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुमानित समिति जो अनुमानित समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं 30 सदस्य होते हैं, जिन्हें हर साल लोकसभा द्वारा अपने सदस्य के बीच में चुना जाता है। और इसका कार्यकाल भी कितना होता है तो 1 वर्ष का होता है। चलिए अब आगे चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है ये देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है साथियों। तो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित जो झील है वो कौन सी झील है। तो ये हो जाएगा गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। आइए इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो ये गोविंद बल्लभ जो पंत सागर जो है ये गोविंद बल्लभ पंत सागर रिहांद बांध के नाम से भी ये जाना जाता है और भारत का सबसे बड़ा क्या है बांध है। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी में ये स्थित है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यह सोन नदी के सहायक नदी कौन है साथियों। ये सोन नदी के सहायक नदी आपका हो जाएगा कौन सा। आइए देख लेते हैं। ये भारत की सबसे बड़ी झील है और रिहांद बांध है। और चलिए ये सोन की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ढेबरा झील दूसरी सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। आइए अब इसके बारे में आगे देख लेते हैं साथियों। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर ढेबरा झील जो है ये कहाँ स्थित है तो राजस्थान राज्य में स्थित है। और राजसमंद झील जो है ये भी राजस्थान में, ढेबरा राजस्थान, राजसमंद राजस्थान, गोविंद बल्लभ पंत हो जाएगा उत्तर प्रदेश और राणा प्रताप सागर जो है ये हिमाचल में स्थित है। यह भी आपको इम्पोर्टेंट है, आगे ध्यान रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर झील के बारे में बात करें तो कैस्पियन सागर है। और विश्व का सबसे बड़ा ताज़ा पानी के झील के बारे में बात करें तो बैकाल झील हो जाएगा। और मीठे पानी के सबसे बड़ी झील के बारे में भारत के बारे में बात करें तो बुलर झील हो जाएगा भारत में सबसे मीठे पानी की झील। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि देशों के बीच तेजी से एकीकरण देश के रूप में जाना जाता है। तो देशों में एकीकरण सबसे तेजी रूप में जो है उसको देश के रूप में जाना जाता है। तो ये वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है साथियों, जो देश के बीच में सबसे तेजी से एकीकरण। आइए अब इसके बारे में अवधारणा के रूप में यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर। अब इसको एक बार देख लीजिएगा। उदारीकरण यहाँ पर क्या है। उदारीकरण का मतलब यह कोई भी तरीका है कि वैसे कोई राज्य सीमाएं बढ़ाता है या जब सरकारी कानूनों को शिथिल किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है उदारीकरण। निजीकरण का मतलब आपका प्राइवेटाइजेशन होता है। और आधुनिकरण का उसका जो मॉडल यानी कि पारंपरिक या आदिम समुदायों से आधुनिक समाजों में जाने की क्या है संक्रमणकालीन
प्रक्रिया को संदर्भित करता है, दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों आपको ध्यान रखना है, उदारीकरण, निजीकरण और आधुनिकरण। आइए अब आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत में किस वायसराय की हत्या की गई थी। तो साथियों भारत में कौन से वायसराय का जो है हत्या की गई थी, तो हो जाएगा लॉर्ड मेयो का हत्या की गई थी। और इसके समय में आपका पहला जो आपका जनगणना शुरू हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है 1971 से। आगे देख लेते हैं, जैसे लॉर्ड मेयो का कार्यकाल यहाँ पर देख सकते हैं कि 1869 से लेकर 1872 तक, और अकेले वायसराय थे जिनकी हत्या कहाँ, आपका जेल में हुई थी। आइए अब आगे चलते हैं, जैसे लॉर्ड हार्डिंग पर बात करते हैं, तो लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1910 से लेकर 16 तक था। लॉर्ड मिंटो का 1905 से लेकर 10 तक था, और नॉर्थब्रुक का 1872 से लेकर 1876 तक। आइए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि देश के कारण क्या है, देश के कारण ये जो है स्थल और समुद्र समीर बनता है। तो संवहन के कारण जो है संवहन के कारण जो है आपका क्या है, स्थल और समुद्र समीर बनता है। तो साथियों ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। आगे देख लेते हैं, जो फैक्ट है, संवहन का प्रकार क्या है, प्राकृतिक संवहन और बाह्य संवहन। संवहन गैस और द्रवों जैसे तरल पदार्थ के भीतर अणुओं का थोक प्रभाव उष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया है। और प्राकृतिक संवहन, बाह्य संवहन की ये कुछ आपका इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, इसको भी एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा। आगे चलते हैं साथियों, विकिरण पर बात करते हैं। तो विकिरण का क्या होता है, विकिरण या ऊर्जा का उत्सर्जन और संचरण है जो किसी भौतिक माध्यम से तरंगों का कणों के रूप में यात्रा करता है। और चालन पर बात करते हैं, तो आणविक गति के कारण आपका पदार्थ के माध्यम से गर्मी हस्तांतरण को चालन करने का रूप में जाना जाता है। चलिए तो आगे चलते हैं साथियों। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये देख लेते हैं। बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो किसे बराक नदी के नाम से जाना जाता है साथियों, आइए देख लेते हैं। तो बराक नदी के नाम से हमारा जाना जाता है आपका सुरमा को बराक नदी के नाम से जाना जाता है। कहाँ, ये बांग्लादेश में। आइए यहाँ पर बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा के नाम से जाना जाता है, ये आपका इम्पोर्टेंट है। आगे मणिपुर पहाड़ियों में से बराक नदी निकलती है, कहाँ से, मणिपुर के पहाड़ियों से। और नदी बाद में गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह के साथ जो है विलीन हो जाती है, इसे मेघना कहा जाता है। अच्छा, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। जो मणिपुर से निकलती है, मणिपुर के पहाड़ियों से निकलती है आपका बराक नदी, ये नदी गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त प्रवाह के साथ विलीन हो जाती है, यानी कि मिल जाती है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है साथियों, ये आपका इम्पोर्टेंट है। आगे यहाँ पर देख सकते हैं जो सहायक नदियाँ हैं, सिंधु का सहायक नदी आपका खुर्रम नदी, गंगा के सहायक नदी गंडक, ब्रह्मपुत्र का तीस्ता और नर्मदा का टेबा। तो इस प्रकार से जो आप, तो प्यारे साथियों आज का क्लास हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अपने दोस्तों साथियों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ताकि सब कोई इस क्लास का जो है फ़ायदा उठाए, और आने वाले एग्ज़ाम में जो है आपका काफ़ी हेल्पफुल साबित हो उनके लिए भी। तो प्यारे साथियों जाते जाते एक लाइक भी करते जाइए। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।